नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एडुअर्स न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 12 जनवरी 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और वहाँ से आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट पीडीएफ, इम्पोर्टेंट डिजिटल नोट्स, सभी प्रकार की चीज़ें को ले सकते हैं। वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज में फॉलो नहीं किया है तो इसे जाके तुरंत फॉलो कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पे न्यूज़ आर्टिकल और बहुत सारी चीज़ें जो है पोस्ट होती रहती हैं। एडुअर्स न्यूज़ एनालिसिस, तो इसे आपको यहाँ पे फॉलो करना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं _प्रकाश द्विवेदी _ ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे आप मुझसे कोई भी एग्ज़ाम, सब्जेक्ट, करियर या पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से जल्दी अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की ओर मूव करते हैं। देख लीजिए, वीपी वाइस प्रेसिडेंट सीज कोर्ट्स कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जो हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं, दिस has not happened anywhere else in the world. How can a parliament's sovereignty be compromised? Can the power of a parliament to amend the constitution be dependent on any other institution? ये जगदीप धनखड़ जी कहते हैं, जो कि हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इनकी ये स्टेटमेंट है ना। और देखेंगे बेसिक्स, ये कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्ट्रक डाउन करे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे। जो भी पार्लियामेंट लॉ बना के लेके आ रहा है, जो भी अमेंडमेंट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे, तो ऐसा इनका स्टेटमेंट है। हम देखेंगे क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट और सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड आर्टिकल, इसको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट एशियन सॉन्ग नाट टू, आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना होगा। RRR मूवी का ये सॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एशिया का, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एशिया का पहला सॉन्ग ये बना हुआ है जिसे इज द फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू गेट दिस अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहली बार किसी इंडियन को मिला है ना। और या फिर ये कह सकते हैं पहली बार किसी एशियन फिल्म को मिला है ना, एशियन को मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए इसका नाम याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत ही अनएक्सेप्शनल है ना, फर्स्ट टाइम हुआ है ना इन हिस्ट्री, इसलिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। चलिए आगे मूव करते हैं, फटाफट देखते हैं कौन से और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गोदावरी इश्यूरी बिकम द प्राइम इंडियन स्कीमर्स एक्सपर्ट, ये चीज़ डिस्कस करेंगे, है ना। बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग स्टेट्स की जो अलग अलग स्टेट्स बटरफ्लाई हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसको शेड्यूल टूल के अंदर क्यों रखा गया है, ये सर जी इसको कहाँ कहाँ देखा गया है, सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एडिटोरियल्स को भी डिस्कस करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। लैंड सिंकिंग, जोशीमठ का केस जो है हम डिस्कस करेंगे फिर से कि ये केस क्या हो रहा है। ऐसा देखिए, आप देखिए ना किस तरीके से हालत हो रही है। इस तरीके से ये आप देखिए, घर के आगे की ज़मीनें या टूरिस्ट वगैरह इस तरीके से अब उखड़ गई है, बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जोशीमठ के अंदर कहाँ पे है, कैसा है, पूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। यूक्रेन वॉर लेफ्ट द नेशन विद राइजिंग डेट, श्रृंखला के अंदर ये चीज़ बोली गई। G20 समिट हो रहा है। G20 समिट हमारे पास प्रेसिडेंसी है, अब हमारी पास प्रेसिडेंसी है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और सभी लोगों के लिए, 3 सोल्जर जो हैं किल्ड, मतलब 3 सोल्जर की जान चली गई है। कहाँ पे, जॉर्ज में, जम्मू कश्मीर में जॉर्ज है, वहाँ पे गिरने की वजह से। जॉर्ज में बता दूँ आपको कैसा होता है कि एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है ना, ऐसा समझ लीजिए। दिस इज़ अ माउंटेन, दिस इज़ अनदर माउंटेन, दिस इज वन माउंटेन, माउंटेन नंबर 1, दिस इज सेकंड माउंटेन, माउंटेन नंबर 2। और बीच में ऐसा खाई तरीके का बना हुआ है, पानी जो है यहाँ से जा रहा है या कुछ भी ऐसा खाली हुआ है, तो यहाँ से गिर जाने पे इसे कहते हैं जॉर्ज, GORGE, जॉर्ज कहते हैं। क्लियर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखेंगे, आर्टिकल को देखेंगे। और देखिए, सबसे पहले पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, पेज नंबर 1 में जो हमारा आर्टिकल है उसे हम देख लेते हैं। पहले तो आप लोग ये बताइए कि किस आर्टिकल में
वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रट लेना है, याद कर लेना है, तुरंत के तुरंत आपको याद करना है ना। आर्टिकल 63 मेंशन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट जी जो है, उन्हें सैलरी किस बेसिस पे मिलती है बताइए? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो उनके जो पावर और फंक्शन है वो कैसे है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बेसिस पे है। क्लियर? ही नोटेड दैट इट वाज इन 1973। आप 1973 का केस देखिए, केशवानंद भारती केस होता है। सुप्रीम कोर्ट इवोल्व फर्स्ट टाइम द राइट टू स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट पहली बार ऐसा करता है। कौन से केस में? 1973 में, केशवानंद भारती केस में पहली बार क्या करता है? पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे मतलब वो करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेके आता है और कहता है कि फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल आर्किटेक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट लेके आता है और जो भी अमेंडमेंट होते हैं उससे स्ट्रक डाउन करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल दरार दे देता है। केशवानंद भारती केस होता है, सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ। इस केस के अंदर ही बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को दैट इट फाइंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहे हैं उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल दरार देख सकता है। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। एक क्वेश्चन देख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने है। Parliament's power to amend the constitution is limited power and it cannot be enlarged into the absolute power. पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, पर वो जो पावर है वो एक लिमिटेड पावर है, ना कि एब्सोल्यूट पावर है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। पावर कैसी है? पावर एब्सोल्यूट नहीं है। पावर कैसी है? पावर लिमिटेड पावर है। ये आपको बताना है कैसे। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लाइट में एक्सप्लेन करना है आपको वेदर द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देगा या नहीं? बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर, उसकी अमेंडिंग पावर को एक्सपेंड करते हुए, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर? Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power। कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इस पूरे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। मई 2019 का क्वेश्चन है। देख लिए, डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे थे हम। ये देखिए यहाँ पर डिजिटल पेमेंट जो है किस तरीके से ग्राफ में भी आप देख पा रहे हो कि मैं और देख लेता हूँ आपको कि पहले 1369, फिर ये बढ़ा, फिर स्टैग्नेंट हुआ कुछ समय के लिए, फिर डाउनफॉल चला गया 2021-22 में, है ना। डाउनफॉल क्यों गया? कि कोविड के चक्कर में। फिर तेज़ी से फिर ये बढ़ा, अभी 2021-22-23 में 1744 तक पहुँच चुका है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। पहले तो मैं आपको कंटेक्स्ट समझा देता हूँ कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है आउटलेट ऑफ 2600 करोड़ टू प्रमोट द यूजिंग रुपे कार्ड, है ना। रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए, रुपे कार्ड को एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस को 2600 करोड़ रुपए जो है पेमेंट के लिए आउटलेट लेके आया है। ठीक है। द फंड विल बी पेड टू द बैंक को पेड किए जाएंगे ये इन द व्यू ऑफ लैक ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR के डिस्काउंट रेट के अंदर। अब MDR क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। MDR क्या है? कॉस्ट पेड बाय द मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर बाय द डिजिटल मीन्स। अब क्या होता है, आप लोग देखेंगे, आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने, है ना, आप लोग कार्ड स्विप करते हैं और सामान खरीद लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, UPI कर देते हैं। जब भी आप इस तरीके से करते हैं, है ना, कार्ड वगैरह से पेमेंट, तो जो सामने वाला लेने वाला है ना, पेमेंट जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसका कुछ परसेंट, 1%, 2%, कुछ पर्टिकुलर होता है, कुछ परसेंट जो है पैसा उसका कटता है, खुद का पैसा कट जाता है। तो वो पैसा उसको कौन देगा? भैया पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। आप बताइए, 100 रुपये की चीज़ हुई, है ना, उस 100 रुपये की चीज़ में 2 रुपये अगर उसको घाटा हो गया, मतलब MDR देना पड़ गया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब उसको कहीं बैंक में देना पड़ गया, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उसका? बेचारे का तो वो चीज़ 98 की पड़ी, है ना, उसको तो 98 रुपये मिले, है ना। और अगर वो कस्टमर से लेता है तो वो 102 रुपये का पड़ेगा, तो फिर कस्टमर को नुकसान होगा। फिर कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर फिर
बैंकिंग सिस्टम का यूज नहीं करेगा, कार्ड वगैरह का यूज ही नहीं करेगा, कैश में काम करेगा, है ना। तो इसलिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए मर्चेंट डिस्काउंटेड रेट करवाया गया कि अब ये जो पैसा है गवर्नमेंट देगी, एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर बाय द डिजिटल मीन्स मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज एक्सप्रेस इन द परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट। जितना ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है उसके परसेंटेज बेसिस में ये डिस्काउंट रेट होता है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए 2018 का फिल्म का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए और इसका सही आंसर जो है, वैसे तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा दिया तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR क्या होता है, कैसा पैसा होता है, चार्ज बाय द बेस है, तो ये आप लोग आसानी से बता देंगे। मैं ये जो है होप करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं बता पा रहे, इसका आंसर चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए, गोदावरी एस्चुरी हैज बिकम द प्राइम हैबिटेट फॉर द इंडियन स्कीमर्स, एक्सपर्ट ही कहते हैं। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए। एज मैनी एज 250 इंडियन स्कीमर्स वेयर साइटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीज देखने को मिला है। द बर्ड हैज इंक्लूडेड इन द IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्कीमर्स, ये क्या है, इंडियन स्कीमर्स, इन बर्ड्स का नाम है। ये आप देख पा रहे होंगे ये कौन सी बर्ड है, इंडियन स्कीमर्स, है ना। गोदावरी एस्चुरी के अंदर इनको देखने को मिला है। 6 स्टेट इंडियन स्कीमर्स हैव बीन साइटेड ड्यूरिंग द सेंसस। जो 5 टोटल 6 देखने को मिली हैं, 6 प्रकार की, इसमें से 5 प्रकार की जहाँ है महानदी एरिया के अंदर देखने को मिली है और एक कहाँ पे चंबल एरिया के अंदर देखने को मिली है। इंडियन स्कीमर्स माइग्रेट टू द गोदावरी एस्चुरी फॉर द फीडिंग। गोदावरी एस्चुरी में फीडिंग के लिए ये लोग जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइट टफल्ड रॉयल बटरफ्लाई फ्लाई के बारे में देख लेते हैं। बटरफ्लाई की मैं जैसे बात कर रहा था, द बटरफ्लाई इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 के अंदर इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। द स्पीसीज हैज बीन स्पॉटेड इन द सेंदुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2018 के अंदर इसको देखने को मिला था। ये बटरफ्लाई का नाम आपको याद रखना है। अब कौन कौन सी, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हालांकि क्वेश्चन अब पुराना हो चुका है, 2016 का क्वेश्चन है। रिसेंटली द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर द पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई। सबसे पहले किसने किया था ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे स्टेट हो चुके हैं पहले ही, उन सभी स्टेट्स के नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप लोग इसे एक बार अच्छे से रीड करिए। महाराष्ट्र में ब्लू मोरमोन, ये बटरफ्लाई आप देख पा रहे होंगे, ब्लू मोरमोन, इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर कॉमन पीकॉक को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर केसरी हिंद को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर केसरी हिंद। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको कई बार साल भर में 8 से 10 बार ये न्यूज़ में रहती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। केरला के अंदर बुद्धा मयूरी याद रखना है आपको। तमिलनाडु के अंदर तमिल योमैन याद रखना है। कर्नाटका के अंदर साउथर्न बर्ड विंग, ये आपको याद रखना है। सारी इंपॉर्टेंट 5 से 6 बटरफ्लाई हैं। 6 बटरफ्लाई के नाम आपको रट लेना है, याद रखना है। क्लियर? ज़्यादा चीज़ नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ उसको आप याद कर लीजिए, है ना। चलिए, अभी रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्ड्स एंड स्टिल बर्ड्स, ये एक हमारा आर्टिकल है एडिटोरियल सेक्शन की ओर। अब एडिटोरियल सेक्शन में रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी को कैसे कम किया जाएगा वो हम देखेंगे, है ना। पहले आप लोग ये 2 कॉन्सेप्ट समझिए। प्री टर्म का मतलब होता है बर्थ बिफोर द टाइम। जैसे 9 महीने के अंदर बच्चा पैदा होता है, 9 महीने में, अगर वो 7 महीने में पैदा हो रहा है तो, है ना, अगर उसका बर्थ जो है 8 महीने में हो रहा है तो, अगर ऐसा हो रहा है 7 से 9 महीने के पहले हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्री टर्म बर्थ। और प्री टर्म जब बर्थ होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। जी हाँ, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उनके लाइफ की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है, बेचारे उनकी डेथ हो जाती है ना। तो इसको हमें कम करना है, इसको ख़त्म करना है। इंडिया जो है इसमें सबसे आगे है। एक तरीके से आप देखेंगे वर्ल्ड में 10 में से 1 बच्चा जो है यहाँ पे प्री टर्म बर्थ होता है, वहीं पे इंडिया के अंदर 10 में से 6 होते हैं। आप सोचिए कितना ज़्यादा इंडिया, है ना। डेथ विद इन द प्रेगनेंसी ऑफ 22 वीक एनी टाइम। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि बच्चे, स्टिल बर्थ मतलब अभी बर्थ होना बाकी है, मतलब प्रेगनेंसी हुई 22 हफ्तों के अंदर 22 वीक्स के अंदर 22 हफ्तों के अंदर क्या होता है, बच्चा गिर जाना, है ना।
पेट में ही है बच्चा और बच्चे की डेथ हो जाना, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। क्लियर हो गया पॉइंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब हम कॉन्सेप्ट और चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। रिपोर्ट आती है चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर, लेबल एंड ट्रेंड्स ऑफ द चाइल्ड मोर्टेलिटी बाय द यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर द चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन यूनिक जेम एस्टिमेट्स करते हैं ग्लोबली 5 मिलियन चिल्ड्रन डाइज बिफोर द 5th बर्थडे। 5 मिलियन जो हैं बच्चे जो है की डेथ हो जाती है 5 साल पहुंचने से पहले पहले। सोचिए 5 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो रही है 5 साल पहुंचने से पहले पहले 2021 के अंदर। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। ये डेटा को याद रख लेना है, नोट कर लेना है। आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आंसर अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लीजिए, आंसर राइटिंग में जरूर यूज कीजिए, है ना। इंडिया शेयर ऑफ दिस चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेट 7,09,366। अंडर 5 डेथ जो है इतना है, ये डेथ, ये काउंट नंबर याद रख लेना है। आप चाहें तो एक रफ एस्टिमेट तो आपको याद होना चाहिए, 7, ये 5, ये याद होना चाहिए, है ना। 7 लाख 5 लाख है। डेथ बिफोर द फर्स्ट बर्थडे के अंदर वो इतना होता है अंडर 5। और न्यूनेटल डेथ जो होती है 4,41,801। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। क्लियर। देयर इज वाइड इंटरस्टेट वेरिएशन देखने को मिलता है इंडिया के अंदर कि कुछ स्टेट्स के अंदर जो है बहुत अच्छा कंडीशन है, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, बहुत बुरी तरीके से हालत हो रही है। फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ, 1000 जो जिंदा बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द मध्य प्रदेश वॉज 6 फोल्ड, 6 गुना ज़्यादा है केरला से। सोच लीजिए अब कितना ज़्यादा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब केरला में अगर एक बच्चे की डेथ हो रही है, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से एक बच्चे की डेथ हो रही है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1000 में से 6 की डेथ हो रही है। अगर यहाँ पे 10 की डेथ हो रही है तो यहाँ पे 60 की डेथ हो रही है। आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, 2 नेग्लेक्टेड चैलेंज, जो जैसे कि अभी आज मैंने आपको बताया 2 नेग्लेक्टेड चैलेंज कौन सी है। पहला चैलेंज है बॉर्न टू अर्ली, बच्चे जो बहुत जल्दी पैदा हो जाना, जिसे हम प्री टर्म बर्थ कहते हैं। पहला पॉइंट हमने देख लिया। ग्लोबली 1 in every 10 बर्थ इज प्री टर्म, 10 में से एक बच्चा जो है प्री टर्म बर्थ होता है ग्लोबली। लेकिन वहीं पे इंडिया के अंदर जो क्या होता है 1 in every 6 to 7 बर्थ प्री टर्म। तो 10 मतलब 6 से 7 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से एक बच्चा जो है प्री टर्म बर्थ होता है इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हाई बर्डन ऑफ प्री टर्म बर्थ इंडिया को देखने को मिला है। सेकंड क्या चैलेंज है, स्टिल बर्थ का, बेबी हु डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, इसके बाद कभी भी वो बच्चा मर जाता है पैदा होने से पहले। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। क्लियर। प्रिवेंशन मेजर्स में बात करते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन मेजर उठाने चाहिए। बहुत ही कॉमन हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं इसको। स्टिल बर्थ प्रिवेंट एंड प्री टर्म बर्थ को हमें फोकस करना चाहिए। इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग में यू होना चाहिए। न्यूट्रिशन बढ़ाना चाहिए, है ना। हेल्थ में ध्यान देना चाहिए। आयरन इंटेक बढ़ाना चाहिए। प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेके जाएं, आइडेंटिफिकेशन करें, रिस्क फैक्टर को देखें और उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें, है ना, अच्छी तरीके से उनको हेल्थ और सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर उठाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, सिंकिंग जोशीमठ। जी हाँ, सो जोशीमठ ये आर्टिकल हमने देखा था, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। एट द हाइट ऑफ 6107 फीट, ये 6000 कितने इसकी हाइट है, 6107 फीट की हाइट में। सोच लीजिए जोशीमठ जो है एक बहुत बिजी टाउन है, बिजी टाउन इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये जोशीमठ एक तरीके का छोटा सा गांव है, टाउन है, जहाँ पे लगभग 30,000 लोग रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जनरली टूरिस्ट आते हैं, जो टिबेटन बॉर्डर पुलिस भी रहती है, सारी चीज़ लोग रहते हैं, है ना। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपको पता होना चाहिए, जोशीमठ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब जोशीमठ की बात करता हूँ। गेटवे टू ये किस चीज़ का गेटवे है, बद्रीनाथ का गेटवे। मतलब यहीं से हिंदू का जो धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ, वहाँ जाया जाता है। हेमकुंड है जो सिखों का है हमारा, तो वहाँ पे जाया जाता है। औली के लिए अगर घूमने जाना है तो यहाँ जाना है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के लिए यहीं से जाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जोशीमठ हो जाता है। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जोशीमठ की लोकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अभी क्या हो रहा है जोशीमठ के अंदर, जियोलॉजिकल सेटिंग टुगेदर विद इन द अनप्लान्ड एंड रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन अराउंड द टाउन। अनप्लान तरीके से, भयंकर तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या हो, रिजल्टेड इन द लैंड सब्सिडेंस तेजी से देखने को मिलता है। क्लियर। जोशीमठ इज बिल्ड ऑन द डिपॉजिट ऑफ ओल्ड लैंडस्लाइड। जोशीमठ कहाँ पे बना हुआ है, डिपॉजिट ऑफ ओल्ड लैंडस्लाइड्स के ऊपर ये चीज बना हुआ है।
ठीक है। स्लोप्स कैन बी एस्टिमेटेड इवन साइड बाय ट्रिगर, हल्का सा पानी गिरा या ज़्यादा, यहाँ वैसे भी प्रॉन, ये प्रॉन है टू द एक्सट्रीम वेदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिर सकता है। ये हाई इंटेंसिटी फोकस रेनफॉल एरिया है ना, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, है ना। फिर लोकल जो है ब्लेम करते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। ये जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है ये है NTPC, है ना, कंपनी है, इसको जो है यहाँ पे एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन इन द एरिया एक्सक्रिबेटिंग जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, चार धाम प्रोजेक्ट जो निकल रहा है, चार धाम प्रोजेक्ट को ब्लेम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, देखते हैं ये आगे क्या निकल के आता है ना। यूक्रेन वॉर हैज द लेफ्ट नेशनल विद राइजिंग डेप्स, श्रृंखला के अंदर G20 के अंदर, ये तो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। पीस स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। डेवलपिंग द वर्ल्ड इन द माउंटिंग डेट, सबको डेट बढ़ रही है सबकी, है ना। अब वॉर होगा तो अनकंडीशनल सारी चीज़ें होती रहेंगी, है ना। रेवेन्यू कम होगा, इम्पोर्ट्स का बिल बढ़ेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 में, तो इंडिया इसमें कुछ वर्क कर सकता है ना, ऑर्गेनाइज कर सकता है, वही सारी चीज़। क्राइटेरिया टू डिफाइन एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने का क्या क्राइटेरिया है। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट क्राइटेरिया डिफाइन शेड्यूल ट्राइब। देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहले तो लोकुर पैनल इंपॉर्टेंट हो जाता है, रट लेना है, बाय हार्ट नाम आपको याद होना चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, क्राइटेरिया सेट किसने किया था? लोकुर कमेटी, नियरली 60 साल पहले, ठीक है। अप्रूवल ऑफ ऑफिस फॉर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंडेटरी होता है किसी भी एसटी के लिस्ट के लिए। प्रोसीजर फॉर शेड्यूलिंग ट्राइब। लोकुर कमेटी की बात करता हूँ, द क्राइटेरिया सेट आउट बाय द लोकुर कमेटी फॉर डिफाइनिंग द कमेटी एज बाय ट्राइब। पहला 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, याद रखना है। इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, है ना। डिस्ट्रिक्टिव कल्चर, अलग अलग कल्चर होना चाहिए। जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कम्युनिटी ऑफ लार्ज, है ना, और बैकवर्डनेस, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम एसटी कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। क्लियर। द गवर्नमेंट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टास्क मिलता रहता है इनको, ठीक है। हिस्टोरिकल जोग्राफिकल आइसोलेशन विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट टुडे, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। हिस्टोरिकल जोग्राफिकल आइसोलेशन अभी देखने को मिलता है, तो अभी ये चीज़ जो है आज के समय पे हो सकता है कि ना हो, है ना, तो इसे अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसी चीज़ें इसके अंदर बात करिए। एंडोगेमी अगर हो रही है तो ठीक है, और अगर एक्सोगेमी हो रही है, क्राइटेरिया और रखा है सॉरी, एक्सोगेमी अगर हो रही है तो मार्शियल रिलेशनशिप जो हो रहे हैं वो कहाँ? प्राइमरी विद इन द अदर एसटी, दूसरे एसटी कम्युनिटी में हो तो चलेगा, अगर अलग हो रहा है तो नहीं। अगर उसी कमेटी में हो रहा है या दूसरे एसटी कमेटी में हो रहा है तो फिर ये चीज़ चलेगी। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डिटेल में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आज डिस्कस किया है, जो भी इंपॉर्टेंट था। कम समय में ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे आपका समय भी बचे और पूरा पेपर आपको एक बार क्या हो जाए, फटाफट गो थ्रू हो जाए, है ना। देखिए, आधे घंटे के अंदर अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपका समय बचेगा। आपको बोलता हूँ कि आर्टिकल आप रीड कर लीजिए, तो आप लोग जाइए उसको आर्टिकल को रीड कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, पहले तो फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ज़्यादा समय आपको मैं लेता ही नहीं हूँ, है ना। जब इंपॉर्टेंट होता तभी हम समय बढ़ाते हैं, फालतू का डिस्कशन करते नहीं है। तो फटाफट क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए, सुबह 5 बजे से हमारा एक लेक्चर आता है फिल्म फोकस, तो उसे आप जरूर से जरूर देखें। एड्यूवर्स IAS करके हमारा एक चैनल है, तो एड्यूवर्स IAS में स्टैटिक सब्जेक्ट जो है हम डेली बेसिस पे पोस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, और तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।